सेकंड बुक को पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड बुक का पहला चैप्टर है इंटीग्रल, जिसको क्या बोलते हैं, समाकलन, जिसको कहते हैं समाकलन। थोड़ा सा आप जानते हैं कि ये हमारे कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस के पार्ट के दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला क्या था, डिफरेंशिएशन, जिसको हमने सीखा। अब हम इंटीग्रल पे चल रहे हैं, हमें इंटीग्रल में चल रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन पे ले चलूँगा आपको। देखिए, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था, डिफरेंशिएशन हमको आवश्यकता क्यों पड़ी डिफरेंशिएशन की, ये इसलिए पड़ी थी, आपको सिखाया गया था कि अगर कोई कर्व ऐसे खींचा गया है, कर्व पर इस टेंजेंट की वैल्यू को लेने के लिए, यानी dy/dx चूज करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी थी, हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी थी। अब इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रल्स में हम मान लीजिए ऐसे कोई कर्व है, इंटीग्रल्स में मान लीजिए हमने कहा इस कर्व में इसका एरिया बता दीजिए कितना होगा, ये आप कहेंगे, मैं कहूँगा इसका एरिया बता दीजिए। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अब तक जो हमने सीखा है वो किसके लिए सीखा था, क्यूब के लिए, क्यूबाइड के लिए, सिलेंडर के लिए और स्फेयर के लिए, कोन के लिए, सारी चीज़ें हमने सीखा था, फ्रस्टम भी था। लेकिन इस तरह से कर्वों की एरिया निकालना हमने नहीं सीखा था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रल के मेथड से इस कर्व की एरिया को निकाल देते हैं कि इस बीच में कितना पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा इंटीग्रल है ये हमारा दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। पहला क्या होता है, पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अभी मैं समझा रहा हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है। इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, पूरा मैंने कहा हिंदी भी लिख लूँ, अनिश्चित समाकलन। दूसरा क्या होता है, डेफिनिट। दूसरा इन्होंने दिया कि ये डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यहाँ निश्चित समाकलन। हर्ष समझ पाए होंगे आपको, मैंने कहा कि आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट्स का मतलब क्या है, आप इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन और डेफिनिट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन। यहाँ पर जो इंटीग्रल की वैल्यू आती है वो अनिश्चित आती है, अभी दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, और यहाँ पर जो डेफिनिट इंटीग्रल में जो वैल्यू आती है वो निश्चित आती है। डेफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत हम कर्व का ही एरिया निकालते हैं और इसके लिए अभी दिखाता हूँ आपको आगे क्या करते हैं। ये तो आप इतना समझ गए। देखिए, एक्चुअल में जो ये इंटीग्रल्स होता है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ये जो इंटीग्रल्स होता है इसका एक नाम है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, एक और नाम से इसको मानते हैं प्रिमिटिव। इसको एक और नाम से लिखते हैं प्रिमिटिव। तीन नाम से हैं इसके। आप जानते हैं एंटी माने क्या होता है, उल्टा, और डेरिवेटिव्स माने अवकलन। यानी हम डिफरेंशिएशन का उल्टा करने जा रहे हैं। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई मैंने एफ डैश लिखा, एफ डैश एक्स माने फर्स्ट डेरिवेटिव्स, यानी क्या, dy/dx। हमने कहा बेटा ये एक्स क्यूब है। हमने कहा कि मैंने किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, एक्स क्यूब। हमने कहा वो फंक्शन बताइए, क्या बताइए, वो फंक्शन बताइए किसका डिफरेंशिएशन मैंने किया था। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया था कि हमको एक्स क्यूब मिल जाए। बात हमारी ध्यान में पड़ रही है आपको। तो एंटी डेरिवेटिव्स, अब इसका मैं उल्टा, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं। अभी तो डिफरेंशिएशन हम इधर जाते थे, अब इधर से मैं इधर जा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए हमने एक फंक्शंस ले लिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया वी मतलब बेग का मतलब मैंने लिखा कि ये dy/dt आपको बताए थे
कि अगर कोई फंक्शंस गिवन है, उस फंक्शंस को एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या निकल जाती है, वेलोसिटी निकल जाती है। 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाता है, बताए थे आपको। तो अगर मान लीजिए y = dy/dt बराबर हमने लिख दिया यहाँ 3t² + 5, ठीक है। आपसे मैंने कहा t = 5 पर इसका वेलोसिटी बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रख देंगे 3 × 25 + 5 = 80, लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे। लेकिन मैं अगर यहीं पर ये कह दूं कि t = 5 पर इसका डिस्टेंस बता दीजिए, क्या बता दीजिए, तो डिस्टेंस अब कम बता सकते हैं जब हमारे पास y वाला फंक्शन आएगा। y वाला फंक्शन का मतलब एंटी डेरिवेटिव्स, देख रहे हैं ना, यानी dy/dt जब हमारा 3t² + 5 था तो कोई रहा होगा, उसका डिफरेंशिएशन हमने 3t² + 5 निकाला, तो कौन सा फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन था। तो जब वो फंक्शन निकलेगा तो फंक्शन y = समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, और जब y उसी की जगह पर t = 5 रख देंगे तब यहाँ डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा आपका, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया कि इंटीग्रल्स का एक नाम होता है एंटी डेरिवेटिव्स। हम उल्टा जाते हैं इसमें, और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, इसको हटाता हूँ, देखिए हमने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने एक फंक्शन लिया y = x³ निखिल, हमने कहा बेटा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आपने कहा सर dy/dx बराबर हो जाएगा 3x², लिखा ना, ठीक है। हमने यहाँ पर फिर एक फंक्शन लिया y = x³ + 1, हमने क्या कहा dy/dx निकाल दिए, तो आप क्या कहेंगे सर 3x²। हमने फिर यहाँ कहा कि y बराबर एक और फंक्शन है x² x³ + 2, तो आपने कहा सर dy/dx बराबर, तो आप क्या कहेंगे 3x², होगा कि नहीं होगा। अब हमने कहा कि आप उस फंक्शंस को बताइए, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आप उस फंक्शंस को बताइए जिसका डिफरेंशिएशन 3x² है, तो क्या नाम देंगे। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, 3x² x³ का डिफरेंशिएशन है ना, हमने कहा कि 3x² के हेल्प से x³ को प्राप्त करिए, तो आप कहेंगे सर ये 3x² जो आप पूछ रहे हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो वो तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और इस तरह से हजारों लाखों मिल सकते हैं, मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं। तो इस इंटीग्रल्स की वैल्यू कहाँ निश्चित हो रही है, इस इंटीग्रल्स की वैल्यू निश्चित कहाँ हो रही है, ये तो अनिश्चित हो रहा है भाई, अनिश्चित हो रहा है ना, निश्चित तो हो नहीं रहा है। अच्छा मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ, ये देखिए पहला हमने जब ये लिखा था कि d/dx x⁴n बराबर, तो फार्मूला आप लिखते थे nx-1 आप लिखते थे, ठीक है। अब मैं यहीं पर ये लिखा इंटीग्रल x⁴n dx बराबर x⁴n+1/n+1, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। देखिए मैं दोनों बता रहा हूँ आपको, डेरिवेटिव्स एंटी डेरिवेटिव्स। हमने यहाँ कहा क्या कि आप d/dx x³ का डिफरेंशिएशन करिए, आपने कहा सर 3x², कहा कि नहीं कहा। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि ज़रा इसका इंटीग्रल कर दीजिए आप, किसका, इस फंक्शंस का, तो आप लिखेंगे 3x² dx बराबर 3 कांस्टेंट है, पहले कर लिया, क्या मिल गया x² dx, x² dx हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बराबर 3 फॉर्मूला लगाइए x⁴n+1 x⁴2+1 अपान क्या 2+1, यानी 3 × x³ 3, ये 3 कट गया, कितना मिल गया x³ मिला कि नहीं मिला। अरे भाई फंक्शन तो वही तो था, लेकिन हम इस इंटीग्रल को ऐसे नहीं लिखते, हम कर देते हैं कि इसका इंटीग्रल x³ + c, क्यों c माने 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे
सबका डिफरेंशिएशन 3x² ही होगा। तो इसलिए c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये जो है जो आता है ये क्या है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, अनिश्चित समाकलन है। बात हमारी समझ पाए? मैं चीज़ और दिखाता हूँ आपको, आइए। और इस तरह से इंटीग्रल जो है अपना फैमिली जो आप कर्व देता है, दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने ये पर यहाँ ले लिया y इक्वल टू क्या, x²। y इक्वल टू क्या ले लिया, x² ले लिया। हमने कहा कि जब हम y² x² लिया तो हमने ग्राफ बनाइए। आप हमने क्या कहा कि भाई ग्राफ बनाइए। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या दे देगा आपको, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी ये कहाँ से पास करेगा, ये 0 से पास किया। ये किया कि नहीं किया? अब देखिए हमने y बराबर x² + 1 लिया। क्या लिया, x² + 1 लिया। तो +1 x बराबर 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। यानी दूसरा वाला, थोड़ा इसको और फैलाना चाहिए था, दूसरा वाला ये यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं। अगर मैं y² = x² + 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। यानी यहाँ से जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, अगर y² = x² - 1 ले लेते हैं तो x बराबर 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। यानी ये कहाँ से शुरू होगा, ये देखिए इधर से चला जाएगा, देख पा रहे होंगे। और अगर y बराबर हम x² - 2 ले लेते हैं तो यहाँ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए कुल मिला जुला कर आप देख पा रहे होंगे। अभी और खींचता मैं, ये पहला वाला ये क्या था, y = x²। ये क्या था, y बराबर x² + 1, y बराबर x² + 2, और y बराबर x² - 1, और y बराबर x² - 2। आप देखिए क्या इन फैमिलीज ऑफ कर्व का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x। सबका मिलने वाला है ना, सबका मिलने वाला है। तो इनका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x मिल रहा है। तो 2x का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इनमें से क्या मिलेगा हमको, नहीं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप d/dx x² का आपने डिफरेंशिएशन किया, आपने क्या कहा, 2x मिलेगा। अब हमने कहा, आप कहेंगे सर 2x तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन हमने कहा कि 2x का आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए। इंटीग्रल करके क्या मिलेगा आपको, x² मिलेगा, x²। लेकिन कैसे x² मिलेगा, हमको यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, और अनगिनत चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन 2x है ना। तो 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमको ये सब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यानी जब इंटीग्रल करेंगे तो किसी कर्व का फैमिलीज ऑफ कर्व मिलना चाहिए, उसके बाबा दादा, लड़के लड़कियां, नात, सब उसको मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जब हम इंटीग्रल्स करते हैं तो +c को ऐड कर देते हैं, और +c की वैल्यू यहाँ से 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 आंसो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। अब हम आपको इसके फार्मूले पर चलते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी। इन सब फार्मूलों को हम ध्यान से याद करेंगे और देखेंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा